हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही कॉमन समस्या है जिसको सफ़ेद दाग या विटिलिगो बोलते हैं। विटिलिगो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। नॉर्मली ये 0.1 से 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो विटिलिगो सफ़ेद दाग में क्या होता है, किस तरह के टाइप होते हैं? तो कई बार तो क्या है, एक छोटा सा निशान, सफ़ेद निशान, बिल्कुल सफ़ेद जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, उस तरह का निशान हो सकता है। या फिर ये है कि कोई म्यूकोसा, यानी कि अपने जेनिटल पार्ट या आँखों के म्यूकोसा है या मुंह की म्यूकोसा, जो ये लाल वाली स्किन है, यही सफ़ेद होने लग जाती है। तो फोकल, जिसको लोकलाइज्ड वाला था तो उसको बोलते हैं फोकल। फिर ये म्यूकोसल हो गया। फिर ये हो सकता है कि फेस और हाथ सब जगह इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी वाइड एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको एक्रोफेशियल विटिलिगो कहते हैं। या फिर एक विटिलिगो है जिसमें कि सेगमेंटल, यानी बॉडी का एक हिस्सा मिड लाइन के एक साइड में, चाहे वो कोई एरिया हो, चाहे शोल्डर का हो या फेस का हो या चिन का हो, एक साइड में ही होता है, उसको सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। बहुत बार ये होता है कि भाई पूरी बॉडी का पूरा एरिया ही इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। सारा ही डीपिगमेंटेशन हो जाता है। इसमें साथ में कई बार ये होता है, जो हेयर वाले एरिया है वहाँ पे साथ में बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये विटिलिगो कहलाता है। कॉमनली किस चीज़ से कंफ्यूज होता है ये? तो जैसे कोई बर्थ मार्क होता है ना, न्यूवस डीपिगमेंटोसिस है, न्यूवस एनीमिकस है, 2-3 अलग अलग तरह के न्यूवस हैं, कई तरह की एलर्जी है जिसके बाद ही हो जाता है। जैसे कोई एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसके बाद में सफ़ेद निशान रह जाए, या चोट लगने के बाद, या कोई केमिकल रिएक्शन के बाद, जिसको अपन ल्यूकोड्रमा कहते हैं, उसके बाद भी कई बार सफ़ेद निशान रह जाता है, उससे भी ये कन्फ्यूज़ होता है। और भी बहुत सारे अदर कारण हैं जिनसे सफ़ेद निशान होते हैं, जो कि अलग होते हैं, और विटिलिगो डिफरेंट होता है, जो कि डॉक्टर डायग्नोस करता है, जिसके अलग अलग मेथड हैं, डर्मोस्कोपी से, वुड लैम्प एग्जामिनेशन से, या फिर कई बार बायोप्सी भी इसमें अपने को लेनी पड़ सकती है। अब सफ़ेद दाग है वो, उसके बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। ज़रूरी नहीं है एक कारण हो कि भाई जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स तो बहुत कम केसेज में, जैसे 10 से 15% केसेज में जेनेटिक होता है, लेकिन ज़्यादा फर्क ये है कि ये एक तरह से ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून यानी अपनी ही इम्यूनिटी, अपनी ही कोशिकाएं हैं, वो मेलेनोसाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो सफ़ेद हो जाता है, वहाँ से मेलेनोसाइट ही नहीं होती है, तो पिगमेंट अपने आप ही गायब हो जाता है। तो पॉलीजेनिक कारण इसका मानते हैं एक तरह से। तो और कारण इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, और जेनेटिक है, और बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल इसकी कारण होते हैं। तो ये इसका कारण होता है। अब हमारे समाज में ये भ्रांति है कि भाई विटिलिगो कोई छुआछूत की बीमारी, ऐसा नहीं है। विटिलिगो हाथ लगाने से नहीं फैलता, साथ सोने, खाने पीने, इन चीज़ों से विटिलिगो से सफ़ेद दाग नहीं फैलता है। तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करें। शरीर पे विटिलिगो का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, केवल पिगमेंट नहीं है बस, इसके अलावा ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। ठीक है, विटिलिगो के साथ कौन कौन सी बीमारियां अपने शरीर में हो सकती हैं, उस चीज़ की अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, कई बार एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ भी एसोसिएटेड होती है, कई बार ग्लूटेन सेंसिटिव डिजीज़ होती है, वो भी एसोसिएट होती है। तो वो डॉक्टर आपका उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ट्रीटमेंट से पहले। और बात चले इलाज की, तो लोगों को इसका इलाज थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये था कि स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा यूज़ होते थे, तो लोग ये सोचते थे स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो हमें इलाज नहीं लेना। ऐसा नहीं है। आजकल जो ट्रीटमेंट, जो रिसेंट ट्रीटमेंट है, वो ऐसा है, स्टेरॉइड बेस है ही नहीं, कि ऑलमोस्ट स्टेरॉइड का यूज़ हम करते ही नहीं है। ऐसा एडवांसेस हो गए हैं कि ऐसी इम्यूनोमोडुलेटर, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग आ गई है, ऐसी थेरेपी आ गई है कि ऑलमोस्ट नील है स्टेरॉइड का इस्तेमाल। तो इस तरह से इसका इलाज आजकल होने लग गया है। तो विटिलिगो के ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, तो पहली चीज़ तो डाइट का अपने को ध्यान रखना है कि भाई कैसी डाइट खानी चाहिए। तो जैसे बहुत सी भ्रांति फैली हुई है कि सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ कोई ये चीज़ खा ली तो सफ़ेद दाग हो जाएगा, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई हुई है।
जबकि डाइट ऐसी होनी चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, या हर तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, है ना। सिट्रस फ्रूट खा सकते हो, जिनको खट्टे फल कहते हैं, वो खाए जा सकते हैं, वो फ़ायदा करते हैं विटिलिगो में। जबकि लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि भाई खटाई आपकी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस तरह एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स है, नट्स हैं, और मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखनी होती है। ये तो मतलब ये तो जनरल मेजर हो गए। इसके अलावा ट्रीटमेंट में 3 चीज़ होती है। एक तो टॉपिकल ट्रीटमेंट है, एक खाने का ये ट्रीटमेंट होता है जिसमें खाने की दवाइयाँ देते हैं, और एक होता है इसी के साथ में जैसे फोटोथेरेपी। तो ट्रीटमेंट में, टॉपिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको क्या क्या दे सकते हैं टॉपिकल, तो ये है कि भाई टॉपिकल स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो एज है, किस एज पे आपको स्टार्ट हुआ है। मान लो बच्चा है तो उसको अलग स्टेरॉइड दिया जाएगा या क्रीम दी जाएगी, और बड़ा है तो उसको अलग दी जाएगी। तो उसमें स्टेरॉइड्स क्रीम दी जा सकती हैं जो कि डॉक्टर की देख रेख में आप यूज़ करते हो, तो कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है टेक्रोलिमस है, एक इम्यूनोमोडुलेटर होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, मेलानोसाइट रीग्रोथ भी कराता है, रोकता भी है। तो उसमें टेक्रोलिमस आ गया। एक विटामिन डी एनालॉग है, कैल्सिपोट्रायल वगैरह की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अभी नया है तो मेथोट्रेक्सेट की जेल भी आती है, मेथोट्रेक्सेट जेल भी यूज़ की जा सकती है। एक जेक इनहिबिटर आता है, जेक इनहिबिटर की क्रीम ऑइंटमेंट वो भी यूज की जा सकती है, जिसको टोफासिटिनिब बोलते हैं। या फिर टॉपिकल में टॉपिकल सोरालिन थेरेपी भी होती है, यानी कि आपने जो क्रीम वगैरह लगा के या लोशन लगा के उसके थोड़ी देर बाद में आपको सन एक्सपोजर कराते हैं डॉक्टर, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक नया इसमें ट्रीटमेंट जो काफ़ी टाइम से चला रहा है जिसको डेकापेप्टाइड कहते हैं, तो डेकापेप्टाइड के लोशन भी आते हैं, तो वो भी टॉपिकल में ये वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। ओरल ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं कि भाई डिजीज एक्टिविटी शरीर में चल रही है तो कल को कहीं और ना हो जाए, या डिजीज एक बार स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल करने के लिए अपने को, जैसे पहले के ज़माने में ओरल स्टेरॉइड वगैरह देते थे, है ना, प्रेडनोसोलोन है, डेक्सामेथासोन और या फिर बेटामेथासोन, इनकी टेबलेट वगैरह आती थी, तो वो सब पहले इस्तेमाल करते थे। आजकल तो हम यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा इनको। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास इम्यूनोमोडुलेटर है, जिसमें मेथोट्रेक्सेट यूज़ की जा सकती है, एजाथाइप्रिन यूज़ कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे बेटर ऑप्शन देखते हैं डॉक्टर प्राय वो एजाथाइप्रिन है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो माइनोसाइक्लिन है वो भी यूज़ की जाती है, जो क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, मेलानोसाइट पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकती है। उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और आजकल जो अभी नया रिसेंट एडवांसेज में है, जेक इनहिबिटर टोफासिटिनिब है ओरल, जो कि यूज किया जाता है, जो कि बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं, तो वो भी यूज किया जाता है। और थर्ड इसमें बात करें तो फोटोथेरेपी की बात करें, तो फोटोथेरेपी में यह स्टेबलाइज करने के भी काम आती है और रीपिगमेंटेशन के भी काम आती है। तो इसमें एक तो पुआ थेरेपी होती है, सोरालिन आपको ओरल खाने को दे सकते हैं। उसके बाद में यूवीए थेरेपी, मतलब यूवीए के चैम्बर भी होते हैं, और उसमें आपको मतलब थोड़ी देर एक्सपोजर कराते हैं यूवीए, जिसको पुआ थेरेपी करते हैं। पुआ सोल होता है जिसमें मतलब टेबलेट खा के, और उसके बाद में आपको सोलर जो मतलब धूप से जो मिलता है यूवीए लाइट, उसका एक्सपोजर होता है। उसके अलावा इसमें जैसे बहुत इफेक्टिव, जिसको मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मानते हैं, वो है नैरोबैंड यूवीबी है, जिसमें मतलब 311 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, उसको यूज किया जाता है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, जो स्टेबलाइज भी करता है, मेलानोसाइट को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ में रीजनरेशन भी कराता है। तो वो ट्रीटमेंट भी आपको डॉक्टर की गाइडलाइन में आप ले सकते हैं, नैरोबैंड। और एक होता है एक्साइमर लेजर, जिसमें मतलब 308 नैनोमीटर की लेजर होती है, जो कि सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। वो भी ट्रीटमेंट विटिलाइगो में यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हम विटिलाइगो में यूज कर सकते हैं। एक चीज़ आती है कि जैसे मान लो आपको ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और स्टेबल हो गया है विटिलिगो, तो उस कंडीशन में, या फिर सेगमेंटल विटिलिगो भी ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, तो उन केसेज में हम सर्जिकल ऑप्शन भी पेशेंट को देते हैं कि भाई आपको ट्रीटमेंट खाने को भी दे दिया, लगाने को भी दे दिया, लेकिन आपके मेलानोसाइट है वो एरिया में, पूरे एरिया को कवर नहीं कर पा रही, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं।
तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है अपने पास, जैसे पंच ग्राफ्टिंग, सर्जरी के नाम है, पंच ग्राफ्टिंग हो गई, सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग हो गई, है ना, एपिडर्मल क्यूरेट है जिसको मतलब नया मेथड है जिसमें मतलब जोधपुर टेक्निक वगैरह है। और उसके अलावा जैसे कल्चर्ड मेलेनोसाइट ट्रांसफ़र हो गया, और कल्चर्ड केराटिनोसाइट का हो गया, और इसमें ये है कि भाई नॉन कल्चर्ड वाले ऑप्शन भी है। तो ये कुछ सर्जिकल ऑप्शन है। और एक नया इसमें है जैसे हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट, जैसे मतलब कि बालों की जो जड़ होती है वहाँ पे जो मेलेनोसाइट होती है उसका उपयोग किया जाता है, तो वो हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट भी दूसरी जगह लगा के उनसे रिपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के कुछ सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अपने आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले कि भाई ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए कौन सा सूट करेगा या किस ट्रीटमेंट ऑप्शन को अपने को लेना है। क्योंकि प्राय लोग ये डरते हैं कि भाई सर्जिकल नहीं लेना, भाई डॉक्टर के पास कई बार ऑप्शन नहीं होता है कि सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी रीपिगमेंटेशन नहीं आ रहा तो सर्जरी करनी पड़ती है कई बार। और इस वीडियो से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विटिलिगो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। विटिलिगो का इलाज संभव है, अगर कम एरिया ही इन्वॉल्व है तो इलाज संभव है। बहुत ज़्यादा एरिया जैसे 70, 80, 90% ट्रीटमेंट, ज़्यादा एरिया अगर हो गया है इन्वॉल्व तो हम ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा एरिया अगर इन्वॉल्वमेंट है 90%, 80-90% से ज़्यादा है तो ये करते हैं कि भाई जो एरिया थोड़ा पिगमेंटेड है उसको भी हटा देते हैं। उसके लिए मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन आता है, तो उस तरह का ट्रीटमेंट भी होता है जिससे कि वो एरिया हटा के एक जैसा कलर हो जाए। अब विटिलिगो में ध्यान क्या रखना है, विटिलिगो की जो स्किन होती है उसके ऊपर मेलेनोसाइट नहीं होती तो उसको हमेशा धूप से बचा के रखना होता है, सन स्क्रीन वगैरह लगाना होता है। और क्या बचाव रखना है, विटिलिगो चोट से, है ना, चोट से फैलता है तो हमेशा चोट से बचाव रखें। कपड़े वगैरह जो भी पहने ढीले ढाले कपड़े पहने, तंग कपड़े ना पहने, ठीक है, चोट से बचाव रखें खुद को। और विटिलिगो की स्किन है वो जैसे ट्रीटमेंट के अलावा उसको धूप ना दिखाएं क्योंकि डैमेज होता है और भी काफ़ी रिस्क होती है। तो ये सारी कॉमन बातें हैं विटिलिगो के बारे में, कुछ भ्रांतियां हैं जो मैंने क्लियर की है, और किस तरह से सावधानी रखनी है, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है। तो ये सारा है विटिलिगो के बारे में, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। थैंक यू।